वेलकम टू माय चैनल मोमेंटम फिजिक्स। मोमेंटम फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग एक नई वीडियो सीरीज लेकर आने वाले हैं, जिसका आज हमारा पहला लेक्चर है। तो ये वीडियो सीरीज हमारी क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर हम लोग जो है एक नया लेक्चर सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम लोग काफी मतलब इसके कितने पार्ट्स होंगे इसका भी कोई आइडिया नहीं है कि 50 पार्ट होंगे, 40 होंगे कि 100 होंगे। तो इसका कोई आइडिया नहीं है कि कितने पार्ट्स होंगे। जब तक चलती रहेगी सीरीज हम लोग चलाएंगे। आपका सपोर्ट रहा तो डेफिनेटली हम लोग लंबे से चलाएंगे। और हम लोग का ये पहला पार्ट है जिसमें हम लोग जो है काफी एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो इस लेक्चर सीरीज में कुछ हम लोग बातें कर लें, जैसे कि हम लोग जो है इसमें एकदम जीरो लेवल से करेंगे। बेसिक में अगर किसी भी लेवल का स्टूडेंट हो, लाइक हमारा ग्रेजुएशन का हो या पोस्ट ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हो, और किसी भी लेवल का अगर कोई भी लर्नर है वो अगर सीखना चाहता है क्वांटम मैकेनिक्स में, अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना चाहता है, यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स को समझना चाहता है एकदम ग्राउंड लेवल से, जीरो लेवल से, तो हम लोग डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे। और ये जो पूरी लेक्चर सीरीज होगी ये हमारी हिंदी में होगी। इसको हम लोग हिंदी में समझाएंगे। जो मैं यहाँ टर्म्स यूज करूंगा वो सब टोटल इंग्लिश में होगा, लेकिन मैं जो एक्सप्लेन करूंगा वो टोटली हिंदी में होगा। तो जो क्योंकि हिंदी में बड़ी प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश में तो बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, लेकिन हिंदी में समझाने के लिए बहुत कम लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो मैंने ये कोशिश एक सोची है कि चलो ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं, तो डेफिनेटली अब टाइम आ गया है कि हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स को स्टार्ट करें। तो जो आज का हमारा लेक्चर है दैट इज क्वांटम मैकेनिक्स, ये हमारी सीरीज है और क्वांटम मैकेनिक्स का आज हमारा लेक्चर 1 है। ठीक है, तो इसमें आप सभी लोगों का स्वागत है। तो क्वांटम मैकेनिक्स लेक्चर 1 में हम लोग एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स को समझने में प्रॉब्लम क्यों होती है? देखिए, क्वांटम मैकेनिक्स तो एक बेसिकली हमारा क्वांटम तो एक हमारा प्रोसेस है। प्लांक्स ने जो उसके बारे में बताया क्वांटा के बारे में, तो वो हमारा क्वांटम मैकेनिक्स है। लेकिन अगर इसको ब्रॉडर वे में हम लोग देखें तो बेसिकली हमारी मॉडर्न फिजिक्स का एक ये सब हेड है, यानी कि ये जो क्वांटम मैकेनिक्स हमारा पार्ट आता है ये मॉडर्न फिजिक्स का हमारा एक सबहेड है। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स हमारी जो फिजिक्स थी वो मॉडर्न फिजिक्स नहीं थी, उससे हमारी जो पहले की फिजिक्स थी उसको क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। अभी वो सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी क्लासिकल फिजिक्स क्या होता है और उससे हमारी मॉडर्न फिजिक्स कैसे बनी, उसमें क्लासिकल फिजिक्स में क्या कमियां थी, और हम लोग क्लासिकल फिजिक्स में हमारी क्या चीजें मानते थे, लेट करते थे, हम लोग सारी चीजें एकदम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि फिजिक्स में हमारा क्या होता है, फिजिक्स हमारी बनती कैसे है, फिजिक्स में कोई चीज हमारे कैसे बनती है। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का कैसे हमारी बनती है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, या तो सबसे पहले कोई एक्सपेरिमेंट होता है, किसी ने कोई एक्सपेरिमेंट किया, अब वो नहीं मालूम कि ऐसा क्यों हुआ, भाई हमको नहीं मालूम कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज क्या होती है कि ना एक्सपेरिमेंट है ना कुछ है, किसी ने कुछ वर्क किया, उसको लगा, उसने कोई मॉडल बताया या उसने अपना हाइपोथेटिकली कोई चीज बताई, तो उसने हाइपोथेसिस लिखी, यानी कि उसने काल्पनिक जो है जिसका कोई आधार नहीं था वो उसका प्रूफ नहीं दे पाया ना। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दे पाना, प्रूफ हमारे दो तरह के होते हैं, या तो एक्सपेरिमेंटल या मैथमेटिकल। फिजिक्स में हमारे दो तरह के प्रूफ चलते हैं, या तो कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दो या मैथमेटिकल, कोई ड्राइव करके इक्वेशन बताओ कि ये पहले से इक्वेशंस थी, इनका यूज करके मैंने एक नई ये चीज बनाई है, ये इसके लिए वैलिड है, तो हमारा होता है। हाइपोथेसिस में क्या होता है कि भाई हो सकता है कि आप ना कोई एक्सपेरिमेंट का प्रूफ दो ना कोई मैथ्स का प्रूफ दो, लेकिन आपने और रिसर्च वर्क कर रखा है, तो आप साइंस सोसाइटी से आप कहते हो दुनिया से, ये भाई मेरी ये बात है, मुझको इस टॉपिक में मुझे ऐसा लगता है कि इसका एक्सप्लेनेशन ये होगा या ऐसा होगा, तो इसको हम लोग हाइपोथेसिस बोलते हैं। अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं दे रहे हो उसका, तो अगर आप मैं अगर जाके कुछ भी कहूं, कुछ भी बकवास करूं, मेरी ये हाइपोथेसिस है, तो कोई नहीं मानेगा। मैंने कुछ ऑलरेडी कुछ काम कर रखा हो, यानी कि वो फिजिसिस्ट जो मतलब ऑल टाइम जो है उनका काम रिसर्च में गुजरता था और उन्होंने कोई बात की तो उनकी बात को सम्मान दिया जाता है। फिजिक्स में लिखा जाता है कि इन्होंने ये बात कही थी, भले ही वो प्रूफ ना दे पाए। अच्छा, कुछ एक्सपेरिमेंट पहले हो जाते हैं। अब जब एक्सपेरिमेंट हमारे पहले होते हैं, उसके बाद हो सकता है कोई उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसकी थ्योरी डेवलप कर दे। ठीक है, हो सकता है थ्योरी में कुछ गलतियां हो तो उसमें कुछ करेक्शन हो जाए, उसमें हमारा कुछ करेक्शन हो सकता है। हाइपोथेसिस होता है, हो सकता है हाइपोथेसिस के बाद
कोई उसका मैथमेटिकल ले आए बाद में, मैथमेटिकल इक्वेशन कोई उसकी बता दे, हो सकता है कोई उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दे दे। ये सब हमारी फिजिक्स ऐसे चलती है। फिजिक्स का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, बेसिक एलिमेंट्स, हमारी जो फिजिक्स बनती है इस तरह से बनती है। एक्सपेरिमेंट, हाइपोथेसिस, थ्योरी, करेक्शन, मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंट, ये सारी चीजों से हमारी फिजिक्स बनती है। ठीक है, अब हमारा जो है फिजिक्स में कुछ खास बातें होती हैं। एक एक्सपेरिमेंट होता है, एक को हम लोग थ्योरीज बोलते हैं, एक को हम लोग बोल सकते हैं इक्वेशंस, एक हम लोग फॉर्मुलेशन, यानी कि किसी चीज का फॉर्मूला, किसी चीज की इक्वेशन, किसी टॉपिक की थ्योरी और किसी चीज का हमारा एक्सपेरिमेंट, ये हमारी जो है फिजिक्स कहलाती है। अच्छा, जो हमारी 1900 जो रिवॉल्यूशन आया है बेसिकली 1900 में आया है। ठीक है, 1900 से पहले की जो भी हमारी फिजिक्स थी उसको हम लोग क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? 1900 से पहले की फिजिक्स को हम लोग क्लासिकल फिजिक्स हम लोग उसको बोलते हैं। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं जरा। अगर जिसको नोट करना है तो वो नोट्स भी अपना बनाते रहे, अगर किसी को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे तो वो अपना नोट करता रहे। तो बिल्कुल हम लोग जीरो लेवल से करेंगे और डेफिनेटली हमारा समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, अब क्लासिकल फिजिक्स की अगर हम लोग बात करें तो क्लासिकल फिजिक्स का जब भी नाम आता है न्यूटन्स का नाम आता है। न्यूटन्स ने जो इक्वेशन दी हमारी, न्यूटन्स ने जो भी इक्वेशंस दी, तो न्यूटन्स की जो भी इक्वेशंस थी उसका जो यूज होता है वो हम लोगों ने सेलेस्टियल भी करा स्केल में और टेरेस्ट्रियल स्केल में भी करा। अब आप कहेंगे सेलेस्टियल और टेरेस्ट्रियल स्केल क्या होता है, दोनों समझ लीजिए जरा। सेलेस्टियल स्केल और टेरेस्ट्रियल स्केल, टेरेस्ट्रियल स्केल, जैसे कि हम लोग मून, स्टार, सन, प्लैनेट्स, यूनिवर्स में जो भी चीजें हम लोग देखते हैं आसमानों में, ठीक है, आसमान में जो भी चीजें देखते हैं, दैट ऑल आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। तो जितनी भी हमारी सेलेस्टियल बॉडीज होती है, यानी कि किसी प्लैनेट की रिसर्च करना, किसी स्टार की रिसर्च करना, किसी स्टार के बारे में स्टडी करना, दैट इज हमारा सेलेस्टियल। तो जो न्यूटन इक्वेशंस होती हैं वो हमारी सेलेस्टियल स्केल पर भी लग जाती हैं। यानी कि अगर तुम किसी प्लैनेट की स्पीड की बात करो, किसी प्लैनेट के अराउंड मून की ऑर्बिटल स्पीड की बात करो, तो F इज इक्वल टू ma, जो हमारा न्यूटन्स की हमारा फॉर्मूला होता है फोर्स का, तो वो हमारा वहां पर भी लगता है। तो ये हो गया हम लोग का सेलेस्टियल स्केल। अब इसके बाद होता है टेरेस्ट्रियल स्केल, यानी कि जमीन पर, अर्थ की जो जमीन है उस पर जो हमारी बॉडीज होती हैं, उस पर हमारे क्या हो सकते हैं, हमारी मूविंग व्हीकल्स हो सकते हैं, इंसान हो सकते हैं, पहाड़ हो सकता है, पेड़ हो सकता है, और जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट, बिल्डिंग्स हो सकती है, रॉकेट हो सकती है, एरोप्लेन हो सकता है, पानी वाला जहाज हो सकता है, जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी स्टडी हमारी न्यूटन इक्वेशन से हम लोग उनको भी स्टडी कर ले रहे थे। कोई प्रॉब्लम हमारी नहीं आती, चाहे वो सेलेस्टियल हो, यानी कि एकदम आसमानों की बातें करो, चाहे जमीन की बातें करो, दोनों बातें हम लोग कर ले रहे थे न्यूटन इक्वेशन से, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। दोनों को हम लोग बखूबी इसमें जो है हम लोग कर ले रहे थे। ठीक है, इसका एक जबरदस्त एप्लीकेशन हुआ न्यूटन इक्वेशन का, ये तो हम लोग कर रहे थे। इसका जबरदस्त एप्लीकेशन, एक रिवॉल्यूशन आया कि न्यूटन्स की इक्वेशन को हम लोगों ने यूज करा बहुत ही छोटे लेवल पर, यानी कि मॉलिक्यूल की थ्योरी पर हम लोगों ने इसको यूज करा, यानी कि मॉलिक्यूलर स्केल पर जाके अप्लाई कर देना। ये एक बहुत ही मतलब एक रिवॉल्यूशन था कि हम लोग न्यूटन की इक्वेशन को मॉलिक्यूलर स्केल पे भी यूज कर ले रहे थे। अब आप कहेंगे मॉलिक्यूलर स्केल पे कैसे यूज कर ले रहे थे? तो मॉलिक्यूलर स्केल पे यूज करने का मतलब यह था कि जब हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बनाई, ये प्योरली हमारी क्लासिकल थ्योरी है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जब हम लोगों ने बनाई तो हम लोगों ने जो भी मतलब यूज करा, तो न्यूटन का इक्वेशन, यानी कि वेलोसिटी, मास, एनर्जी, ये सब क्या है? ये सब हमारे न्यूटन्स के एक्सप्रेशन है। और जो हमारी मॉडर्न फिजिक्स के एक्सप्रेशन होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। हमारे न्यूटन के जो भी आप पढ़ते हो, काइनेमेटिक्स में पढ़ते हो, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में पढ़ते हो आप, फ्रिक्शन, सेंटर ऑफ मास, कोलिजन, वर्क पावर एनर्जी, तो मैकेनिक्स का जो भी आप पार्ट पढ़ते हो वो सब हमारा न्यूटन्स के उसमें हमारा आता है। तो उसको हम लोग क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं। क्लासिकल फिजिक्स का एक जबरदस्त एप्लीकेशन हमारा क्या हुआ कि हम लोग मॉलिक्यूलर स्केल में जाके काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लिए भी हमारा ये वैलिड हो गया। ठीक है, तो ये इसका जो रिजल्ट था बहुत यूजफुल था। मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को हम लोग एक्सप्लेन कर दे रहे थे, यानी कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स को हम लोग जो है इससे एक्सप्लेन कर दे रहे थे। ठीक है, यहां पर ये चीजें हो गई। इसके बाद हमारा क्या हुआ, ये तो न्यूटन का हमारा एप्लीकेशन हो गया। इसके बाद हमारा क्या हुआ,
ये पूरा ऐसे चलता था। न्यूटन का तो आप टाइम जानते हो, 1600 से हमारा न्यूटन का टाइम चला है, जो एरा आया है 1600 से। इसके बाद हमारा क्या हुआ, इसके बाद 1897 में ये हमारे जो जे थॉमसन साहब थे, इन्होंने डिस्कवरी करी। इन्होंने किस चीज की डिस्कवरी करी, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी। तो इलेक्ट्रॉन को जो माना गया उस वक्त, जो माना गया इलेक्ट्रॉन को एक न्यूटोनियन पार्टिकल ही माना गया। जैसे कि एक बॉल है, बॉल ऊपर से गिर रही है तो उसकी स्टडी करना, तो एक न्यूटन के पार्टिकल की स्टडी करना, एक व्हील को रोटेशन स्टडी करना, या किसी एक रॉकेट का फ्लाई होना, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये सब चीजें जिस हम लोग न्यूटन इक्वेशन के उसमें हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो बिल्कुल उसी तरीके से जब 1897 में जे थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, तो इलेक्ट्रॉन को भी हम लोग किसमें स्टडी करने लगे, कंसीडर करने लगे, न्यूटोनियन पार्टिकल में। इलेक्ट्रॉन को भी इनिशियल स्टेट में क्या माना गया कि ये भी न्यूटोनियन का एक पार्टिकल है। तो हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, जो न्यूटन ने जो कुछ भी हमारी फिजिक्स दी है वो बिल्कुल वैलिड थी, सब कुछ सही चल रहा था। अब इससे पहले ये तो हम लोगों ने अभी का बताया, जब मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट हो रही थी। आप कुछ डेट याद रखिए, मॉडर्न फिजिक्स में स्टार्ट होने का जो टाइम है वो है 1900 से हमारी मॉडर्न फिजिक्स डेवलप हुई है, और 1900 से पहले की जो फिजिक्स थी वो हमारी क्लासिकल फिजिक्स थी। अच्छा, क्लासिकल फिजिक्स न्यूटन के टाइम से पहले क्या होता था, वो अगर कुछ बातें अगर आपके समझ में आ जाएंगी तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझना आसान हो जाएगा। तो यहां पर मैं कुछ एडिशनल बातें बताना चाहता हूं, कुछ आप ध्यान से सुनिए। जैसे मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करूं, वहां पर बहुत सारे फिजिसिस्ट हैं, रिसर्च करते हैं। जब आप देखोगे कि वहां पर 33% यानी कि 1/3 फिजिसिस्ट जो हैं, यानी कि 1/3 जो फिजिसिस्ट हैं वो कंडेंस्ड मैटर फिजिसिस्ट हैं। कंडेंस्ड मैटर फिजिसिस्ट वो होते हैं जो किसी मटेरियल पर रिसर्च करते हैं। हमारे इंडिया में, हमारे देश में भी अगर आप क्वांटिटी देखोगे तो मैक्सिमम जो रिसर्चर होते हैं वो हमारे कंडेंस्ड मैटर फिजिसिस्ट ही होते हैं। किसी मटेरियल की कोई प्रॉपर्टी करना, वो इलेक्ट्रिकल हो, वो मैग्नेटिक हो, वो ऑप्टोमैकेनिकल हो, किसी भी तरीके की किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी को स्टडी करना कम्स अंडर द पार्ट कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स। किसी मटेरियल को स्टडी करना, एक्स-रे डिफ्रैक्शन, उसके सरफेस को स्टडी करना, क्रिस्टलोग्राफी, जो कुछ भी है, XYZ जो भी हम लोग स्टडी करते हैं, सब हमारा कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स के अंदर आता है। मैंने भी जो अपना MSc का जो मेरा स्पेशलाइजेशन है वो मेरा कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स है। तो ये एक बहुत ही जनरल हमारा होता है कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स। कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स बेसिकली सॉलिड स्टेट का बड़ा भाई नहीं कहेंगे, सॉलिड स्टेट के पिताजी, मतलब सॉलिड स्टेट पूरी की पूरी इसके अंदर आती है, और सॉलिड के अलावा भी प्लाज्मा, लिक्विड क्रिस्टल जैसी चीजों को स्टडी करना, वो टोटल स्टडी करना हमारा कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स में आता है। ठीक है, जैसे कंडेंसेट को स्टडी करना, ये सारी चीजें हमारी कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स में आती हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अभी जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि वो वाले फिजिसिस्ट हैं वो हाई एनर्जी फिजिक्स पे काम करते हैं, वो न्यूक्लियर एनर्जी पे रिसर्च करते हैं, उनका काम क्वांटम ऑप्टोमैकेनिक्स पर है, वो ऑप्टिक्स पर काम करते हैं, वो लेजर पर काम करते हैं, वो लेजर फिजिसिस्ट हैं। पहले क्या होता था, कभी आपने सोचा है क्या, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन कभी आया है कि अभी ये सारी इतनी ब्रांचेस बन गई हैं फिजिक्स में, पहले क्या होता था? तो मैं आपको बहुत ही एकदम बेहतरीन चीजें बताने वाला हूं, याद रखिएगा। पहले सिर्फ और सिर्फ हमारे 3 तरह के फिजिसिस्ट होते थे। बेसिकली एक ही तरह के फिजिसिस्ट होते थे, एटॉमिस्ट। उनको क्या बोलते थे? एटॉमिस्ट। एक हमारे एटॉमिस्ट फिजिसिस्ट होते थे। दूसरे और एक 2 और कैटेगरी हो सकती है हम लोग, एक हमारी कहलाते थे पार्टिकल फिजिसिस्ट। पार्टिकल फिजिसिस्ट मतलब यानी कि लाइट को पार्टिकल मानने वाले। एक हमारे वेव फिजिसिस्ट होते थे। वेव फिजिसिस्ट बहुत लास्ट में आए, 1800 के टाइम में हमारे आए वेव फिजिसिस्ट, यानी कि लाइट को वेव मानने वाले फिजिसिस्ट। और उससे पहले पार्टिकल फिजिसिस्ट, यानी कि लाइट को पार्टिकल मानने वाले फिजिसिस्ट। अदरवाइज मटेरियल को स्टडी करने का मतलब कि भाई आखिर मटेरियल का बेसिक चीज ही हमको नहीं पता है, बेसिक ब्लॉक ही हमको नहीं पता है, हम कैसे काम चलेगा। आज हम लोग एक्सरे डिफ्रैक्शन करते हैं, आज हम लोग किसी चीज का STM स्कैनिंग टनल माइक्रोस्कोपी से हम लोग उसकी सरफेस को स्टडी करते हैं, बहुत सारी चीजें आज हम लोग कर रहे हैं। लेकिन पहले के टाइम को अगर हम लोग सोचें, उस टाइम तो हमको मटेरियल का जो बेसिक चीज है एटम, उसके बारे में ही नहीं पता था। उसके बारे में सिर्फ हाइपोथेसिस आती थी। कोई एक सभ्यता कुछ सोचती थी, दूसरी सभ्यता कुछ सोचती थी, अलग अलग तरह की सभ्यताएं थी कि हर सभ्यता के अपने साइंटिस्ट होते थे, अपने रिसर्चर होते थे, अपने फिलोसफर होते थे, अपने थिंकर्स होते थे, वो उस तरीके से सोचते थे। उसमें धर्म का भी थोड़ा सा ट्विस्ट होता था और अलग अलग चीजें जो है होती थी। ठीक है, तो आई होप कि यहां पर कुछ काम के पॉइंट्स आप लोगों को यहां पर दिख रहे होंगे।
तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए फटाफट जल्दी से। अब हम लोग जो है जो बात करने वाले हैं काफी पुरानी बात करने वाले हैं, यानी कि न्यूटन से भी काफी पहले की बात करने वाले हैं। हम लोग अराउंड बात कर रहे हैं 400 बीसी, यानी कि 400 साल, 4 सेंचुरी ईसा पूर्व, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व की हम लोग बात कर रहे हैं 4 सेंचुरी पहले, ठीक है। तो यानी कि अभी से अगर हम लोग बात करें 2400 साल पहले की हम लोग बात कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि उस टाइम के लोगों की क्या थिंकिंग होती थी, ठीक है। तो देखिए उस टाइम पे क्या हुआ, तो एक हमारे जो है एक सज्जन थे, उन्होंने जो है बड़ा काम किया। शायद आपको नहीं मालूम होगा, ये जो एटम वर्ड है ये बहुत ही पुराना वर्ड है। आप इसको कोई नया वर्ड समझते होंगे, लेकिन ये बहुत ही पुराना वर्ड है। इसको दिया था डेमोक्रिटस साहब ने, डेमोक्रिटस। अच्छा, ये कौन थे? आप लोगों ने सुना होगा हमारी जो है अलग अलग सभ्यताएं होती थी, नील नदी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, अलग अलग तरीके के सिविलाइजेशन होते थे। तो इसमें एक बहुत ही बड़ा सिविलाइजेशन एक यूनानी सभ्यता भी कहलाती है, यानी कि ग्रीस के लोग, जो ग्रीस हमारा एक देश है उसके लोग, तो ग्रीक जो हमारा है, ग्रीक लेटर्स आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो ये डेमोक्रेटस साहब जो है वहीं ग्रीक के थे, यूनान के फिलोसफर थे। पहले फिजिसिस्ट नहीं होते थे, मतलब क्यों, कोई एक्सपेरिमेंट तो वो करते नहीं थे, वो तो सिर्फ अपनी दार्शनिक बातें करते थे, लोगों को अच्छी चीजों का मतलब बताते थे, ठीक है। तो ये जो हमारे डेमोक्रिटस साहब हैं, तो ये जो है हमारे एंशियंट ग्रीक, जो हमारे पहले के जो हमारा ग्रीक है, तो आप बेसिकली ले सकते हैं ये हमारे एंशियंट ग्रीक, और 400 बीसी का मतलब हो गया हमारा प्री सोक्रेटिक फिलोसफर। हाँ, तो ये हमारे एंशियंट ग्रीक, पुराने वाले ग्रीक के, यूनान के हमारे ये जो है हमारे फिलोसफर थे। और प्री सोक्रेटिक मतलब यानी कि सोक्रेट जो था हमारा, सुकरात, उससे काफी पहले के टाइम के थे। तो जो भी हमारे सुकरात के पहले के दार्शनिक, हमारे जो भी फिलोसफर होते थे ग्रीक में, तो इनको प्री सोक्रेटिक स्कॉलर फिलोसफर कहा गया है। और सोक्राट और सोक्रेट्स के बाद हमारे जो है जो बात के हमारे होते हैं, तो वो प्रो सोक्रेटिक हमारे कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो है चीजें थी। तो ग्रीक में एक वर्ड होता है हमारा एटोमॉन। क्या होता है हमारा? एटोमॉन। इसका मतलब क्या होता है इस एटोमॉन का? तो इसका जो हमारा मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसको कट ना किया जा सके, कोई ऐसी चीज जिसको विभाजित ना किया जा सके, यानी कि कोई ऐसी चीज हो जिसको काटा ना जा सकते, ना जिसको तोड़ा जा सके। तो हम लोग ये बोल सकते हैं इनडिविजिबल, यानी कि जिनका विभाजन ना किया जा सके, जिनको तोड़ा ना जा सके। और इसको हम लोग बोल सकते हैं अनकटेबल, जिसका कट ना किया जा सके, जिसमें हम लोग क्या नहीं कर सकते, हम लोग जिसमें उसको काट के अलग नहीं कर सकते। ये बेसिकली हमारा एटॉम जो है हमारा बहुत पुराना जो है वर्ड था। अब सुनिए, ये सिर्फ एक एटोमॉन, एटम एक वर्ड बता देना नहीं था, पूरी एक सीरीज ऑफ बहुत सारे फिलोसफर्स की, पूरी एक कह सकते हैं ग्रुप ऑफ फिलोसफर्स की फिलोसफी की थ्योरी, एक कहते नहीं है मतलब अलग अलग, जैसे इसको मैं समझाने की कोशिश करूं, इसको ये जो हमारा है ये हमारा कहलाता है एटॉमिज्म, यानी कि एटम के बारे में स्टडी करना, डिस्कस करना, लिखना एक बहुत बड़ा ग्रुप था जो इसी काम करता था। यानी कि आप ये कह सकते हैं जो फिजिसिस्ट थे उस वक्त के, उनका काम ही यही था कि एटम के बारे में कुछ ना कुछ टिप्पणी करते रहना। तो उसको एटॉमिज्म, ये हमारा ग्रीक का हमारा एटॉमिज्म होता है। ये पूरा हमारा एटॉमिज्म, इसको एटॉमिज्म बोलते हैं, यानी कि एटम के बारे में स्टडी करना, ये हमारा जो है एटॉमिज्म कहलाता है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग यही कर देंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स लेक्चर 1, आज का जो हम लोग जो है मतलब लेक्चर का नाम यही देने वाले हैं, क्वांटम मैकेनिक्स लेक्चर 1। और फिर उसके बाद आज हम लोग एटॉमिज्म के बारे में, यानी कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हमारा जो होता है किसी भी मैटर का, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, जो बात का जो हमारा टाइम हुआ, तो फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात आई। ये फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं? जैसे आज हम लोग पूछे फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या कौन से होते हैं, एक बच्चा भी बता देगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। उस वक्त हमारा जो है ऐसा नहीं था। फंडामेंटल पार्टिकल्स हमारे दो कहलाते थे, एक कहलाता था एटम और एक कहलाता था वॉइड। ये हमारे काफी पुराने वर्ड हैं,
इसको वॉइड को आप लोगों ने सॉलिड स्टेट फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जब हमारे स्फेरिकल एटम्स यानी कि बॉल्स अगर लकी होती हैं, जो खाली स्पेस बचता है उसको वॉइड्स हम लोग बोलते हैं, तो उसको भी एक फंडामेंटल पार्टिकल माना जाता था। जो खाली जगह थी यानी कि एयर से या किसी चीज से भरी हुई कोई जगह होगी तो उसको वॉइड बोलते थे। तो इन्हीं एटम और वॉइड के ही सम्मान में आज भी एटॉमिज्म का जो हमारा टाइम था उसको सम्मान देने के लिए इन वर्ड्स को आज भी यूज करा जाता है, इन्हीं को ही ऑफिशियली यूज कर लिया गया। अच्छा, ये तो हमारी बात हो गई यहां तक। एक क्या हुआ कि अराउंड हमारा केमिस्ट्री में जब हमारी रिसर्चेस होने लगी, केमिस्ट्री में हमारा जब आगे बढ़ने लगा, तो एटम को ऑफिशियली जो है एटम नाम पहले से ही लिया गया था। तो जॉन डाल्टन ने सबसे पहले एटम का नाम इस्तेमाल किया था। जॉन डाल्टन ने क्या इस्तेमाल किया था? एटम का नाम ऑफिशियली उन्होंने यूज करा था। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिए आप लोग, कुछ काम के पॉइंट्स होंगे। हेलो, तो हम लोग जो है यहां पर जो देख रहे हैं कि हम लोगों ने क्या देखा कि जॉन डाल्टन साहब ने जो है पहले एटम का नाम इस्तेमाल करा। ये जरूरत क्यों पड़ी? 19th सेंचुरी में जो केमिस्ट लोग थे उन्होंने ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल जो है जो केमिस्ट थे उन्होंने एक्सपेरिमेंटल एविडेंस से देखा कि हमारा एक्सपेरिमेंटल एविडेंस से उन्होंने क्या देखा कि देयर इज समथिंग इनडिविजिबल। उन्होंने देखा कि किसी मटेरियल के अंदर एक ऐसी चीज होती है जो इनडिविजिबल है, यानी कि उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो जॉन डाल्टन ने कहा कि पहले लोग इनडिविजिबल अनकटेबल चीज के लिए एटम का वर्ड इस्तेमाल करते थे, तो उन्होंने भी, जॉन डाल्टन साहब ने क्या, एटम का वर्ड इस्तेमाल किया। तो आई होप कि एटॉमिज्म के बारे में आज आपको समझ में आया है। तो हम लोग यहां पर पूरा बात कर रहे थे फिजिक्स में क्या हुआ। ये तो हमारा केमिस्ट्री में हुआ। अब आप कहोगे सर फिजिक्स पढ़ा रहे हो तो फिजिक्स में तो बताओ कि क्या हुआ। फिजिक्स में जो हमारा यहां पर अगर हम लोग देखेंगे फिजिक्स में भी कुछ हमारा काम हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि फिजिक्स में हमारा कोई इसका एप्लीकेशन नहीं हुआ। फिजिक्स में हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में यूज करा। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में क्लासिकल फिजिक्स हमारी जब डेवलप हुई तो थर्मोडायनेमिक्स में इसका बड़ा इस्तेमाल हुआ। जैसे कि हम लोगों ने गैसेस को जब हम लोगों ने स्टडी किया तो गैसेस को हम लोगों ने मान लिया कि भाई गैसेस हमारे क्या है कि इसको हमारे एटम से ही मिलके बने, यानी कि गैसेस हमारी क्या है, एटम से ही मिलके बनती हैं गैसेस, ये माना गया। तो बॉयल्स और बाकी सब लोगों ने मिलकर क्या करा, पूरा न्यूटोनियन इक्वेशन क्लासिकल फिजिक्स का इस्तेमाल करके एकदम तूफानी दी इक्वेशन बना दी। वो बात अलग है कि थोड़ा बहुत उसमें करेक्शन की जरूरत थी, लेकिन फिर भी एक इक्वेशन तो बना दी थी, बड़ी बात थी। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी ये जो है बना दी गई। बॉयल्स और बाकी लोगों ने मिलकर पूरा कंबाइंड हमारा इस तरह से बन गया। अच्छा, यहां पर जो है हम लोग का पूरा चला। ये थर्मोडायनेमिक्स में केमिस्ट्री का मैंने बताया। ये हमारा न्यूटन इक्वेशन को आप समझ रहे हो, यानी कि न्यूटन क्लासिकल फिजिक्स का यूज आप समझ रहे हो, यानी क्लासिकल फिजिक्स हमारी काम चल रहा था, एटॉमिक लेवल पर भी काम आ गया। पहले शुरुआत हम लोगों ने करी सेलेस्टियल और टेरेस्ट्रियल में हमारी काम आती थी। अब हमको यह समझ में आया कि भाई न्यूटोनियन तो अब हमारी एटम लेवल पर भी काम आ रही है, यूज हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। जब प्रॉब्लम होएगी तब हमारी मॉडर्न फिजिक्स का बनेगी। यही पूरी जर्नी हमको समझनी है, तो हमें क्वांटम मैकेनिक्स को समझना बहुत इजी हो जाएगा, एकदम आसानी से हमें समझ में आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो सॉलिड में हम लोगों ने क्या करा, सॉलिड की और जब हम लोगों ने स्टडी कर रहे थे तो हम लोगों ने सॉलिड में भी हम लोगों ने एज्यूम करा कि सॉलिड्स भी हमारे एटम से मिलकर बनते हैं। इसने हमें बड़ा फायदा दिया। फायदा क्या दिया, हम लोगों ने स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड को, जब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जब हम लोगों ने निकाली, फाइंड करी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जब हम लोगों ने फाइंड करी हाई टेम्परेचर पर, तब तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बढ़िया सा एकदम रिजल्ट मिल गया। वो बात अलग है कि लो टेम्परेचर पर नहीं मिल रहा था। और इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन किए और काफी कुछ चीजें हम लोगों को मिली। तो इन द एंड हम लोग जो है ये कहना चाहेंगे कि आज हम लोगों ने एटॉमिज्म के बारे में पढ़ा। कुछ बातें काम की जो कर ली जाए तो वो ये है कि जैसे कि अगर हम लोग देखें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो फिजिसिस्ट होते थे हमारे। एक तो वो होते थे जो उसको स्टडी करते थे,
यानी कि एटम को स्टडी करने वाले एटॉमिस्ट और दूसरे लाइट को स्टडी करने वाले, यानी कि रिफ्लेक्शन लाइट को, फिनोमिना को। सन में पहले समझ लीजिए एकदम स्टार्टिंग हमारी ऑप्टिक्स की कहते हुई है कि आंखों में हमारे रोशनी पड़ती है, क्यों पड़ती है, कलर हमको दिखते हैं। तो शुरुआत हमारी ऑप्टिक्स की ऐसे हुई है कि कलर क्यों दिखते हैं, आंखों में हमारी जो रोशनी पड़ती है उसका क्या है, रिफ्लेक्शन, फिर मिरर से रिफ्लेक्शन हम लोगों को दिखता था पानी में, तो उसको स्टडी करने लगे, रिफ्रैक्शन भी समझने की कोशिश करी। तो ये हमारी ऑप्टिक्स बड़ी धीरे धीरे डेवलप हुई। आज जो हम लोग इंटरफेरेंस, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और ये सब देखते हैं तो हमारा ये 19th सेंचुरी में हुआ है, 1800 के बाद हुआ है। उसके पहले की हमारी ऑप्टिक्स का सफर बड़ा अजीब था, मतलब बड़ा नॉर्मल सी बातें हम लोग डिस्कस करते थे। रिफ्लेक्शन नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, तो उसको ही स्टडी करने में हजारों साल लग गए। लाइट को तो दो तरीके के माना तो लाइट को ये सब जो है सब पार्टिकल मानते थे। 1800 के बाद हमारा जो है ये स्टार्ट हुआ कि लाइट को वेव मानते थे, तो फिर उनको वेव फिजिसिस्ट कहा गया कि लाइट को वेव मानने वाले फिजिसिस्ट, और लाइट को पार्टिकल मानने। फिर उस और एटॉमिज्म हम लोगों ने पढ़ लिया, हमारे एटॉमिस्ट हम लोगों ने पढ़ लिया। एटॉमिज्म को जो है एटॉमिक यानी कि मटेरियल इज मेड अप ऑफ समथिंग इनडिविजिबल, मटेरियल इज मेड अप ऑफ समथिंग अनकटेबल, ऐसी चीज को मानना एटॉमिज्म है, ऐसी विचार को रखना अपने मन में एटॉमिज्म कहलाता है। तो एटॉमिस्ट जो फिजिसिस्ट थे वो इस बात को मानते थे और उनकी कोशिश यही होती थी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के थ्रू, हाइपोथेसिस के थ्रू इस बात को साबित करना। ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया। इसके साथ साथ अब बात आती है लाइट की, हमारी नेचर ऑफ लाइट की क्या जर्नी है। यानी कि अगर कहीं कुल मिला के मैं अगर इन शॉर्ट अगर आपको बताऊं, एटम यानी कि मटेरियल, यानी कि मैटर आप लोग कह सकते हैं, मटेरियल और मैटर, और लाइट यानी कि लाइट का नेचर और मटेरियल का इंटरेक्शन, ये दोनों का आपस में इंटरेक्शन। यहां पर ये व्हाइट कलर का दिख रहा है, ये हमारा क्या है, ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये हमारा लाइट का मटेरियल से इंटरेक्शन, मैटर, लाइट, और इसके साथ साथ किसी मैटर से रोशनी का निकलना, सूरज से रोशनी का निकलना। क्यों निकल रहा है, कोई ऐसे उसके अंदर कोई खास पावर थोड़ी नहीं है, दैट इज बिकॉज ऑफ द मटेरियल। उसके अंदर ऐसी कोई चीज है, मटेरियल है, जिसकी वजह से उससे हमारी रेडिएशन हो रहा है, यानी कि मैटर, लाइट और रेडिएशन, ये तीनों का कॉम्बिनेशन जब मिलता है तो यही पूरा, ये तीन चीजें ही मिलकर हमारी मॉडर्न फिजिक्स के लिए रास्ता खोलती हैं। सारे रहस्य यहीं पर छुपे हुए हैं क्वांटम मैकेनिक्स के। क्वांटम मैकेनिक्स के रहस्य को जानना है तो यहीं पर ही हमारी क्वांटम मैकेनिक्स के रहस्य हैं। धीरे धीरे करके सारे क्वांटम मैकेनिक्स के हम लोग रहस्य को खोलते रहेंगे। तो आज का जो हमारा टाइटल था वो यही था कि एटॉमिज्म। आज हम लोगों ने व्हाट इज एटॉमिज्म, व्हाट इज एटम और एटॉमिज्म, ये हम लोगों ने आज के लेक्चर 1 में सीखा। इसके बाद हम लोग नेचर ऑफ लाइट पर डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बाद प्लांक्स ने क्या कहा, और फिर सारी चीजें हम लोग एक एक करके डिस्कस करते रहेंगे। तो इन द एंड हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारी एटॉमिक फिजिक्स है, ठीक है, इसकी हमारी जो है दो बातें हम लोग कह सकते हैं एटॉमिक फिजिक्स के बारे में। ये हमारी बड़ी उलझन, मतलब इसमें पजल्स बहुत हैं, पजलिंग है, क्योंकि आज तक एटम का सही मॉडल हमारा नहीं आया है, समझ रहे हैं। रुदरफोर्ड, उसके बाद बोहर, तो फिर नया ने समरफेल्ड एक्सटेंशन और सारी चीजें हुई, लेकिन सही आज तक नहीं पता चला है कि एटम का रहस्य क्या है। काम चल रहा है, उस पर भी काम चल रहा है, और जो दिखता है बड़ा अजीब, होता कुछ है, दिखता कुछ है। तो एटॉमिक फिजिक्स हमारी पजलिंग है और पैराडॉक्सिकल है। तो ये दो आज का हमारी खास बातें थी। तो एटॉमिज्म को आज हम लोगों ने डिटेल में समझा। तो ये था हमारा क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर 1। इसके बाद हमारा क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर 2 बहुत जल्द आपके पास आएगा। इसको सपोर्ट जरूर करें, लाइक जरूर करें और फ्रेंड तक शेयर करें। अब तो कोई बाउंडेशन नहीं है कि आईटी जैम के बच्चों को शेयर करना है कि किसको शेयर करना है, आप किसी को भी शेयर करें, किसी को भी, किसी भी स्ट्रीम का हो, साइंस पढ़ता हो या ना पढ़ता हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो या 40 साल 50 साल की एज हो, अगर किसी को क्वांटम मैकेनिक्स सीखनी है इतनी सिंपल सी लैंग्वेज में, सिंपल सी भाषा में, तो वो भी अब क्वांटम मैकेनिक्स को सीख सकेगा। हम लोग जो है पूरा कोशिश कर रहे हैं एकदम जीरो लेवल पे, ग्राउंड लेवल पर समझाने की, एकदम बेसिक से। और आज की वीडियो से आपको आइडिया तो लग ही गया होगा कि हम लोग आगे कितना खूबसूरती से एकदम बेसिक अंदाज में लेके चलने वाले क्वांटम मैकेनिक्स को। और इसमें कुछ तूफानी लेवल भी आएगा, मतलब हाई लेवल का जब क्वांटम मैकेनिक्स आएगी तो भाई क्वांटम मैकेनिक्स तो अपने आप में भी क्वांटम मैकेनिक्स है, लेकिन अगर ये सारी चीजें
पीछे के बैकग्राउंड के ये जो रहस्य खुल गए अगर आपके सामने, तो क्वांटम मैकेनिक्स आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम लोग करेंगे। सपोर्ट करिए, कमेंट करके व्यूज बताइए कि आपको ये कैसा लगा। ये जो इनिशिएटिव हम लोगों ने लिया है क्वांटम मैकेनिक्स के लिए, ये क्वांटम मैकेनिक्स को हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं। और सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी हम लोग जो है मेरा चैनल जो मैंने आज ये वीडियो बनाई है, ये हम लोग के 2K चैनल 2K सब्सक्राइबर की है। तो अब इस 2K को K को M में बदलो। तो ये तो बड़ी बातें हो गई, ठीक है। 2K को 10K में बदल दो भाई। अब सब्सक्राइब करो, थोड़ा सा बढ़ाओ, स्प्रेड करो। अब मैं कंटिन्यूअसली आपसे वादा करता हूं, मैं वीडियो लाता रहूंगा, बस आपका सपोर्ट चाहिए और डेफिनेटली हम लोग अच्छा करने वाले हैं। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ दो काम की बातें और कहनी है। ऑप्टिक्स की हम लोगों ने सीरीज चालू करी थी, तो बेचारा एक ही लेक्चर पर अटका हुआ है। ऑप्टिक्स लेक्चर 1 आया, उसके बाद के नहीं आया। तो इसको क्वांटम मैकेनिक्स को समझने के लिए कहीं ना कहीं ऑप्टिक्स का कुछ ना कुछ तो आना चाहिए। तो हम लोग ऑप्टिक्स और इसके साथ साथ रिलेटिविटी, तो एक बैकग्राउंड में साइड में हम लोग समझते रहेंगे, तो क्वांटम मैकेनिक्स को समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो लाइक जरूर कर दें और कमेंट करके अपने व्यूज बताएं और सब्सक्राइब कर दें। बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू।